नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट और मैं हूं ऋषि। आज बात सिर्फ उत्तराखंड की, जहां मेरी सहयोगी संगीता थपलियाल कई इलाकों का जायजा ले रही हैं और हमें बता रही हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों में लोग प्रशासन और व्यवस्था की लापरवाही से परेशान हैं। एक बड़े इलाके में पुल और सड़कें डूब जाने से तकरीबन 6 लाख लोगों की आबादी परेशानी झेल रही है। वहीं टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मलबे से कई गांवों के लोग परेशान हैं। मगर सबसे पहले बात टिहरी के एक ऐसे इलाके की जहां तकरीबन 44 गांव जमीन धंसने से मौत के मुहाने पर खड़े हैं। दरअसल टिहरी बांध बनने से जहां सरकार को करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रहा है, वहां एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस इलाके को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस भारी परेशानी के माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकारों के लिए डट कर लड़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट प्रेमदत्त जुयाल की ये रिपोर्ट। बच्चे भी रो रहे, आप अपने आप भी परेशान है। डर लग गए हम। यो गांव खंडरी जैसे हो गया। हमें इन्हीं मकानों में दफन होना होगा, तो हमारे पास जो है और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं? क्या रहेगा? मैं हूँ सिटीजन जर्नलिस्ट प्रेमदत्त जुयाल, जलवाल गांव टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रशासन की अनदेखी के कारण इस क्षेत्र में बसे लोग किस प्रकार से जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। टिहरी झील के 840 मीटर के दायरे में आने वाले गांव को सरकार ने यहां से कहीं और बसा दिया, लेकिन झील से 1218 मीटर तक के कई गांव ऐसे हैं जो कूद धसाव का शिकार हो रहे हैं। हमारे घर खेत सब खत्म हो रहे हैं। लोग हमेशा एक डर के साए में दिन रात रहते हैं। मेरा गांव सारा झील आने से खत्म हो गया। लोगों को घर में पानी भरना शुरू हो गया। हमारे घर में खुद पानी भरा, दरारें पड़ी, बिल्कुल इधर व्यवस्था खत्म हो गई। हमारा गांव ही खत्म हो गया सारा। सियाना खाना हमारा बिल्कुल बंद हो गया जब यहाँ पानी फूटा नीचे से ऊपर आए। हम घर से बाहर नहीं निकल। कई लोग झील में धसाव से मर भी गए हैं। अभी मैं मदनगी गांव के घर में खड़ा हूं और इस गांव को पिछले सितंबर 2010 में बांध की झील में भारी जल भराव के कारण यहाँ नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा घर जमीन के अंदर धस गया है। उस दिन वो रात को चटकना शुरू हुआ तो हम सारे बाहर हो गए थे और हमने सारा अपना सामान सुबह को जो है इसको खत्म होने से पहले ही बाहर कर दिया था। वर्तमान में हम दूसरों के यहाँ रह रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं हो पाई। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको एक और गांव की ओर, जहाँ की इससे और भी स्थिति खराब है। मैं जलवाल गांव के जिस घर पे खड़ा हूँ ये 1204 मीटर की हाइट पर है और मैं आपको बताता हूँ कि इसके कितने बुरे हाल है। क्या तुम अभी यही रह रहे हो कि कहीं? इस खतरे का अंदेशा हमें 1990 से ही हो गया था। इस कारण हमने शासन प्रशासन को पत्र लिखने या कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। हम चाहते थे कि टिहरी बांध की झील में जल भराव से पहले हमारा कहीं उचित विस्थापन हो जाता और हमारे आने जाने की उचित व्यवस्था होती। हमारे कई बार अपील करने पर सरकार ने हमारे गांव के साथ साथ कई गांवों का सर्वेक्षण कराया। भूवैज्ञानिकों के साथ साथ रुड़की के वैज्ञानिकों और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की तरफ से भी भू परीक्षण करवाया गया। वैज्ञानिकों की तीनों टीमों ने ये माना कि हमारा इलाका खतरे के निशान पर है। उन रिपोर्ट्स के आधार पर शासन ने डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और डीएम ने पुनर्वास के लिए सहमति पत्र शासन को भेज दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच टिहरी बांध की 3 और 4 नंबर सुरंग को बंद कर दिया गया और झील में पानी भरना शुरू हो गया।
पानी भरने से इस क्षेत्र को खतरा पैदा हो गया था और शासन स्तर पर कोई कार्रवाई न होने के कारण हमें मजबूर होकर के उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर करनी पड़ी और कोर्ट ने भी माना है कि यह क्षेत्र खतरे के निशान पर है और इस क्षेत्र का अन्यत्र विस्थापन होना चाहिए। लेकिन शासन ने अपनी झूठी दलीलें देकर कोर्ट के फैसले पर चुप्पी लगा दी। 2005 में टिहरी झील की आखिरी 2 सुरंगों T1 और T2 को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़कर 790 मीटर पर चला गया और 950 मीटर तक भूधसाव शुरू हो गया। हमने एक बार फिर शासन को सहमति पत्र दिया। हमारी गुहार पर अपर सचिव ने हमारे गांव का मुआयना किया और चिंता जताई। साथ ही एक ऑब्जर्वेशन कमेटी भी बनाई और कमेटी को उपाय करने के निर्देश दिए। लेकिन मामला जस का तस रहा और इस बीच सितंबर 2010 में भारी बारिश के कारण टिहरी बांध की झील में जल स्तर 832 जाने के कारण इस क्षेत्र के कई गांव तबाह हो गए। हम लोग अभी अपनी जान पे खेल के इसी घर में रह रहे हैं, जैसे तैसे करके। जब बारिश होती है तो हम दूसरे के घरों में शरण लेते हैं। इस तबाही को देखते हुए शासन ने एक बार फिर एक्सपर्ट कमेटी बनाई और नवंबर 2010 में जांच की गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 44 गांवों को खतरे के निशान पर माना, लेकिन एक बार फिर उस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया। इस मामले को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं, ये जानने के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट की टीम ने पुनर्वास विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। शासन ने एक कमेटी बनाई, विशेषज्ञ समिति बनाई, जिसने करीब 32 गांवों का सर्वेक्षण किया है और उनकी अपनी रिपोर्ट उन्होंने शासन को सबमिट कर दी है। शासन से अभी हमें उस रिपोर्ट पर गाइडलाइन या क्या मार्गदर्शन, मतलब क्या कार्रवाई करनी है, ये अपेक्षित है और उसके आने के बाद में इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो इसकी डेडलाइन क्या है? बिकॉज ये तो प्रोसेस बस मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी, विदिन 15 डेज, क्योंकि ये सारा होमवर्क अप्रैल मई में पूरा हो चुका है। मुझे इस लड़ाई को लड़ते हुए 20 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोई उपलब्धि नहीं हुई है। लेकिन मेरा संकल्प है कि जब तक इस लड़ाई को मैं अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं लड़ता रहूंगा, प्रयास करता रहूंगा। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट I-7 प्रेमदास जुयाल, टिहरी गढ़वाल। टिहरी बांध बनने से यहाँ के कई इलाकों में आवाजाही की भारी समस्या पैदा हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रतापनगर इलाके में डोबरा झांटी पुल बनाने का काम शुरू किया गया, जिससे कि 6 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद आज तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। देखिए हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट मुरारी लाल की ये रिपोर्ट। यह है टिहरी का प्रतापनगर इलाका, जो अब एक टापू की शक्ल में बदल गया है। यहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर है तो सिर्फ पानी ही पानी। टिहरी बांध परियोजना ने यहां के सारे रास्ते बंद कर दिए और यहां के लोगों को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। मैं हूं मुरारी लाल खंडवाल CGA। मैं टिहरी जनपद के विकासखंड प्रतापनगर का रहने वाला हूं। 2005 में यहाँ टिहरी बांध की सुरंग नंबर 2 बंद होने से टिहरी के आसपास के सारे गांव झील में समा गए और इसके साथ प्रतापनगर की जोड़ने वाले सड़क और पुल भी इसी झील में समा गई। तब से लेकर अब तक जो है लगातार वहाँ की जनता आवागमन के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और परेशान है। सारे रास्ते बंद होने से प्रतापनगर और आसपास के इलाकों के लाखों लोगों को शहर आने जाने में काफी परेशानियां होने लगी। जहां पहले शहर पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता था, अब लोगों को 4-5 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। खर्चा किया पहले यहाँ 10 रुपए में, वहाँ अब 100 रुपए देने पड़ते हैं और कभी मजबूरन हमें 200-250 रुपए भी देने पड़ते हैं। कम से कम 3 किलोमीटर इधर से 3 किलोमीटर उधर से लोगों को पैदल आना जाना पड़ रहा है और साथ में बच्चे जिनके हैं, सामान लेके जिनके पास है, वो लोग तो कम से कम पूरा दिन झीली में गुजर जाता है उनका। इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2005 में प्रतापनगर के क्षेत्र की जनता ने बहुत बड़े आंदोलन किए और सरकार का ध्यान जगाया कि इस क्षेत्र की दूरी किस तरह से कम की जाए। इसी के परिणाम स्वरूप जो है सरकार ने वर्ष 2006 में इस पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। 440 मीटर लंबे इस पुल की शुरुआती लागत तकरीबन 90 करोड़ रुपए आंकी गई थी और पुल ने 2 साल में बनकर तैयार होना था। लेकिन 4 साल बीत जाने के बावजूद
आज तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जबकि इस पर अब तक 1 अरब 13 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। काम में हो रही देरी की वजह से इसकी लागत भी बढ़ती जा रही है। दिनों रात मेहनत करके कोशिश ये रहेगा 100% विद इंजीनियरिंग पैरामीटर को देखते हुए करेक्ट लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट करते हुए इसे हम सितंबर लास्ट तक पूरा कर लेंगे, लेकिन दिसंबर तक इन ऑल रिस्पेक्ट ये पूरा हो जाना चाहिए। सवाल केवल पुल निर्माण में देरी का नहीं है, इसके साथ इसमें हमने जांच पड़ताल जो करवाई, पता करवाया कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें कई प्रकार की धांधलियां उजागर हो रही है। कंपनी की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार पुल बनाने में इस्तेमाल होने वाले बोल्डर पत्थर और रेत हरिद्वार से लाए जाने थे, लेकिन पुल बनाने के लिए आसपास से ही खनन करके पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार झील के आसपास से खनन करना गैर कानूनी है। रिपोर्ट के अनुसार पुल निर्माण में सफेद रेत का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहां आसपास के इलाकों से ही लाल रेत निकालकर इस्तेमाल की जा रही है। हरिद्वार से 1 ट्रक रेत और बजरी का जो यहाँ तक आता है उसकी लागत लगभग 5 से 10 हजार के बीच आती है। वर्तमान में यहीं पर लोकल खनन करके रेत बजरी तैयार किया जा रहा पुल के निर्माण कार्य के लिए, और इसमें ठेकेदार और जो हमारी कार्यदायी संस्था की इन सब लोगों को इसमें काफी पैसा बच रहा है, न तो पुल की लागत कम हो रही है। इससे सरकार को करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। हमने संबंधित अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री को भी इस पुल की जांच के लिए कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक इस पुल की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं की गई। इस मामले को लेकर सिटीजन जर्नलिस्ट की टीम ने जिलाधिकारी से भी बात की। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए एक इसमें हाई लेवल जांच कमेटी बिठाई है, जिसमें SCPWD, SC पुनर्वास, वहां के SDM और EXCN को कहा गया है कि 1 महीने के अंदर पूर्ण जितने बिंदु उठाए गए थे उन पे सब पे जांच करके 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे, और यदि कोई व्यक्ति दोषी समझा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटीजन जर्नलिस्ट की टीम ने जब जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने पुल का निर्माण कार्य रुकवाकर उप जिलाधिकारी को तुरंत जांच के आदेश दे दिए। लेकिन मेरी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। मेरा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि प्रतापनगर के लोगों की समस्या का हल नहीं निकल जाता। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट मुरारी लाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। विकास के नाम पर कितने लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाता है, इसका एक जीता जाता सबूत है चमोली का पीपल कोटी गांव, जहां THDC की एक जल विद्युत परियोजना के तहत ना तो लोगों को मुआवजा मिल रहा है और ना ही जमीन। ऐसे में उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट विहर्ष तड़ियाल। पर्यावरण बर्बाद हो जाए, चाहे सारा इलाका नरक बन जाए, लोगों को चाहे कितनी भी परेशानी हो, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि साहब विकास हो रहा है। मैं हूं विहर्ष तड़ियाल, सिटीजन जर्नलिस्ट। चलिए मैं आपको जो है TIDC की कारगुजारियां दिखाता हूं। चमोली इलाके में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी THDC का अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहां रन अलोंग द रिवर परियोजना के तहत अलकनंदा नदी का पानी सुरंग के माध्यम से निकाला जाएगा, लेकिन इस सुरंग तक पहुंचने के लिए जो सड़क बनाई जा रही है उसका मलबा यहीं आसपास फेंक दिया जाता है। 12 साल पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क पीपलकोटी से तुंली तक बनाई गई थी, लेकिन अब इस सड़क को न सिर्फ चौड़ा किया जा रहा है बल्कि सुरंग तक पहुंचने के लिए आगे भी बढ़ाया जा रहा है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नियम के अनुसार कहीं भी खुदाई से पहले मलबा डालने के लिए डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही देखिए। नियमों को ताक पर रखकर THDC ने सड़क बनाने के दौरान जो मलबा निकाला वो चारागाह और घास वाली जगहों पर डाल दिया। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण के मलबे से
जहां स्थानीय जल स्रोत सूखे हैं, वहीं चारागाह और घासनी बर्बाद हुए हैं, जिससे कि चारे की समस्या ग्रामीणों के सामने आ चुकी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमारे खेत और खलियान भी बर्बाद हुए हैं। गाय पालना, घर चलाना ना हमारे पास रोजगार है, और नौकरी पेशे वाले होते तो हम नौकरी करते। हमें प्रत्येक साल अपने पशुओं के लिए 10,000 का चारा खरीदना पड़ता है। हमारी दिक्कतें उनको सामने दिखाई नहीं दे रही है। उनको तो इतनी तनख्वाह मिल रही है, वो आराम से जी रहे हैं, लेकिन हमें देखो ना, हम गरीब आदमी किस तरह से घुट घुट कर मर रहे हैं भाई। जाने आने में गिरते हैं, कभी किसी की तो मौत हो जाती है। एक रोड काटने में एक की वहाँ कमर टूट गई, घास काटने में उस समय कुछ नहीं किया। मलबे को अवैध ढंग से चारा पत्ती क्षेत्र में फेंकने के लिए हमने THDC को लीगल नोटिस भी भेजा। सड़क निर्माण से हमारे इलाके के 19 ग्राम पंचायत प्रभावित हुए हैं, जिसमें 1500 परिवार रहते हैं। नियमों के मुताबिक THDC को यहाँ के लोगों को मुआवजा देना था, लेकिन मुआवजे की जो सूची बनाई उसमें भी काफी गड़बड़ी बरती गई। सूची में कई परिवारों को शामिल ही नहीं किया गया। हमारे गांव नौरख पीपल कोटी ग्राम पंचायत में 248 परिवार हैं, लेकिन सूची में सिर्फ 90 लोग ही शामिल हैं। THDC जैसे तैसे अपनी परियोजना को पूरे करने के लिए कई लालच प्रलोभन जो है ग्रामीणों को दिए। साथ में THDC ने वायदा किया कि 100 दिन का न्यूनतम कृषि मजदूरी प्रति वर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा, जिसका खुलासा अभी THDC द्वारा नहीं किया गया है, और THDC द्वारा अभी तक वर्तमान में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सड़क निर्माण की वजह से आ रही दिक्कतों को लेकर मैंने कई बार अफसरों तक अपनी बात पहुंचाई। इसके लिए हमने कई प्रदर्शन भी किए, लेकिन सड़क निर्माण का काम बेरोक-टोक चलता रहा और हमारी दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती गई। आज मैं मामले का हल ढूंढने के लिए एक बार फिर जा रहा हूं THDC के कार्यालय, और आज मेरे साथ सिटीजन जर्नलिस्ट की पूरी टीम है। हम बात जस्ट कोटिंग के इसमें कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, कंट्रोवर्सी ट्राई टू बी फ्री, है ना। लेकिन लिस्ट में जो है केवल 50 लोगों का नाम लिया गया है, तो वो सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर था? हमने इसमें मान लिया कि NGO जो हमारा था, हो सकता है कुछ मेंबर छूट गए हों, इसलिए हमने उसका सोल्यूशन दे दिया है कि कमेटी बनाई है। अगर कोई ऐसा आदमी छूटा है उसमें, तो कमेटी उसको देख के, उसके डॉक्यूमेंट देख करके उसको देकर डॉक्यूमेंट। मैं अभी THDC महाप्रबंधक से मिलकर आ रहा हूं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि प्रभावितों को उस सूची में चारा पत्ती मुआवजा के रूप में शामिल करेगी, और उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दे दिया जाएगा, और मुआवजा देना आरंभ कर दिया गया है। मैं IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट प्रयासराज तड़ियाल। सिटीजन जर्नलिस्ट